हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपी ऑडियो जोन। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आप तैयारी भी अच्छे कर रहे होंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि अणु और परमाणु चैप्टर ही हमारा चल रहा है और उसमें हमने बात किया था रासायनिक संयोजन के नियम में। रासायनिक संयोजन के नियम में हमने बात किया था स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया था। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक क्या है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। मेन चीज़ों को हम पढ़ते जा रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। फालतू की चीज़ें हम नहीं पढ़ रहे हैं कि अब हमको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है? हम पढ़ें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और हमारा एग्जाम निकल जाए, बस। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की बात करें तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 1808 में आया था। क्वेश्चन पूछता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कब आया था, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 1808 में आया था। अच्छा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था क्या? ठीक है, इसकी बात करते हैं। लिखा है कि सभी द्रव्य चाहे तत्व या यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। मैं चाहे बोलूं, चाहे द्रव्य की बात करूं, द्रव्य में आपका ठोस द्रव गैस आ जाता है। चाहे मैं एलिमेंट की बात करूं, तत्व की बात करूं, चाहे मैं यौगिक की बात करूं, चाहे मिश्रण की बात करें, ये सारी चीजें किससे मिलकर बनी होती है भाई? सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। उन्हीं कणों को हम क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। उन्हीं कणों को हम क्या कहते हैं भाई? उन्हीं कणों को हम परमाणु कहते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन है, एक एलिमेंट नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है भाई। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ, और वही छोटे छोटे कण जो मिलकर बनते हैं वही आपके परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वही परमाणु कहलाते हैं। जैसे एक और डिफिनेशन है इसका कि किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण, क्या कि कोई तत्व है, चाहे आपका कार्बन हुआ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी हो, XYZ कुछ भी एलिमेंट हो, वो किसी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और उन्हीं छोटे छोटे कणों को क्या लिखा है? किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, आप क्या क्या कहलाता है भाई? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु हम इसको बोलते हैं। अरे क्लियर है क्या? मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी छोटा कण हो, कोई भी एलिमेंट हो, जिसका छोटा से छोटा कण होगा वही आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं, अगर ये मार्कर है, तो ये मार्कर, एग्जैक्ट मार्कर जो छोटे छोटे कणों से मिलकर तो बना है ना ये मार्कर पूरा। भले ही देख रहा है कि ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक के तो छोटे छोटे कण होंगे उसमें। उन्हीं छोटे छोटे कणों से मिलकर आपका क्या बनता है? वही छोटे छोटे कणों से मिलकर आपका परमाणु कोई तत्व या यौगिक अगर बना तो वही छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिए, परमाणु आपका क्या है? अविभाज्य है। परमाणु क्या है? अविभाज्य है। परमाणु न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये नियम पूछा है क्वेश्चन में, दे देगा ऐसे नियम, दे देगा कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था भाई? डाल्टन ने किया था। कब किया था? 1808 में। तो ये नियम क्या कहलाए? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहलाए। अरे क्लियर है? जैसे क्या लिखा है कि एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व, जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एक ही तत्व का ऑक्सीजन बहुत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। एक ही तत्व के परमाणु आकार में, द्रव्यमान में तथा अन्य सभी गुणों में क्या होते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं। जैसे क्या बोला? एक ही तत्व के परमाणु, तो भिन्न तत्वों के भिन्न, अगर भिन्न भिन्न तत्वों की बात करें तो उनके अलग अलग होंगे। सीधी सी बात है कि अगर भिन्न भिन्न तत्वों की हम बात करेंगे तो उनके परमाणु के आकार, द्रव्यमान क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर एक ही तत्व के परमाणु की बात किया जाएगा तो आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के समान हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो इसको बार बार देख ले कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, कब प्रतिपादित हुआ? 1808 में। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है क्या? एक्चुअल में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रियल में ही है कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है ना। अब तो ये मान लीजिए हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हो गया। अब हम आगे बात करें आधुनिक परमाणुवाद। कॉन्सेप्ट पढ़ते जाते हैं, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली। और अगर आपको नोट्स बनाना पड़े भाई, नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि मैं ये नोट्स मैंने 2.5-3-4 महीने मेहनत करके इस नोट्स को, किताबों से मिलकर, लेक्चर्स को देख देख के मैंने नोट्स बनाए हैं। तो आप नोट्स को ज़रूर बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट जरूर कर लिया कीजिए, जिससे आपको फ़ायदा ये हो गया कि एग्जाम के समय जब आप क्या करेंगे, अब मान लीजिए एग्जाम आपका होने वाला, तो आप लेक्चर्स तो बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट का मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना,
तो उसकी बात अलग होती है। आप हैंड रिटन नोट्स पढ़िए, आप नोट्स बना के पढ़िए और यूथ पब्लिकेशन की बुक जरूर ले लीजिए, जिससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बाकी तो मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा ही, लेकिन कॉन्सेप्ट भी पढ़ाना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करानी है, दोनों करना है। थोड़ा आप भी करेंगे तो आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। अगला टॉपिक क्या है? आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार। देखिए, हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत तो पढ़ लिया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, इनको न तो नष्ट किया जा सकता, न उत्पन्न किया जा सकता। बट आधुनिक परमाणुवाद क्या हमको कहता है, इसकी बात हम करते हैं। आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार हम क्या समझते हैं, आइए चल बात करते हैं। पहला पॉइंट ये दिया है, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के आवेश मात्रा में बराबर होते हैं। अभी आप बात करें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आवेश मात्रा में बराबर होते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन आपका माइनस होता है, नेगेटिव होता है, जिसका पॉइंट -1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और अगर वहीं प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19। अगर मैं बात करूं मात्रा में, इनके जो आवेश हैं मात्रा में तो बराबर हैं, बस अंतर केवल इतना है ना, ये प्लस और माइनस का। इलेक्ट्रॉन आपका ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन आपका क्या होता है, धनात्मक होता है। बट आवेश की मात्रा की अगर बात करें तो दोनों बराबर हैं। दोनों की वैल्यू देखिए, 1.6 × 10⁻⁻19 और 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन भाई? बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि भाई हम कैसे समझेंगे कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है और परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ रहे हैं क्या? बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन जो है भाग लेता है। तीसरा, तो इस पहले पॉइंट को हम इसको डिस्कस करते हैं। समझिए, मैं आपसे बोलूं कि परमाणु का संरचना क्या होता है, ऐसे देखिए, ये होता है आपका नाभिक। इसमें क्या होता है, आपका प्रोटॉन होता है और आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। इस नाभिक में आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब ये हो गया इसका कक्षा हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विचरण करते हैं। क्या विचरण करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन इसमें विचरण करते हैं बाहरी कक्षाओं में। नाभिक को छोड़कर जितनी कक्षाएं होती हैं उसमें कौन मतलब घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। एक परमाणु का संरचना ऐसा ही होता है। क्या बोला कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि परमाणु किनसे मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन में दे देगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। यार मैंने बोला ना कि क्वेश्चन बना देगा कि भाई किससे मिलकर बना होता है, ऑप्शन दे देगा ऐसे कि आपका परमाणु किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और ऑप्शन डी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी वाला सही होगा। अरे भाई ऐसे क्वेश्चन बना देता है भाई कि परमाणु किनसे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। अब परमाणु की संरचना ऐसी होती है। उसने बोला क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का मतलब बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन। तो बाह्य कोश में मतलब बाहर, सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो अगर आप इसका परमाणु संरचना बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, परमाणु संरचना अगर बनाएंगे आप, तो ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और क्या होता है भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नाभिक में कौन पाया जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। बाहरी कोश में सोडियम की बात करें, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1 होता है। अरे भाई ये कैसे होता है ना, ये सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगा, सब कुछ मैं बताऊंगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कर रहे हैं, आगे बताया जाएगा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सोडियम के बाहरी कोश का वो कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, तो बाहरी कोश के कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे भाई? तो बाहरी कोश, सबसे बाहरी कोश में कौन सा इलेक्ट्रॉन है? एक ही है। तो यही जो होगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, बैलेंसी कैसे निकाली जाएंगी, कैसे भाग लेगा रासायनिक अभिक्रिया में, सब कुछ बताया जाएगा। तो प्लीज आप पेशेंस रखिएगा, हड़बड़ाइएगा मत, ठीक है ना। चलिए, हमने ये पॉइंट क्लियर कर लिया, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है
कि परमाणु प्रायः स्वतंत्र अवस्था में रहता है, नहीं रहता है। परमाणु जो है प्रायः स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं तथा संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। इसका मतलब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं और संयुक्त होकर क्या बनाते हैं भाई, संयुक्त होकर जो है आपके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और अणु क्या रहते हैं, अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में क्या होते हैं, रह सकते हैं। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि परमाणु और अणु में अंतर तब क्या होता है, तो आप बताएंगे अंतर कि परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन जो अणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, परमाणु अणु जो होता है वो परमाणु से ही मिलकर बना होता है। कैसे, देखिए मैं अगर बात करूं, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपका एक परमाणु है, ये नाइट्रोजन ये भी आया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, N2 बनाएंगे ना। तो ये जो N2 बना है यही आपका क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। O2 आपका क्या हुआ, अणु होगा। C2 क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। मैं ये समझा रहा हूं कि जो अणु होता है वो परमाणु से ही मिलकर बना होता है। अणु जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H और H मिलकर क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। तो H2 आपका क्या हो गया, एक अणु हो गया। समझ में आया, यहाँ तक आपको आधुनिक परमाणुवाद समझ में आया है। तो अगर आपको भाई, हम तो एक ही बात बार बार कहेंगे कि नोट्स आप जरूर बनाएं, नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा आराम से, नोट्स बनाकर चलते रहिए, क्योंकि अब समय तो पूरा है नहीं। नोट्स बनाते रहेंगे और इसको पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने क्या क्लियर किया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हमने पढ़ा और आधुनिक परमाणुवाद समझा। ठीक है ना, यहाँ तक तो हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक, अभी हमारा ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है भाई, बट अब हम बात करते हैं इसमें क्या, हमने अणु समझ लिया है तो अणु की डिफिनेशन अभी लिखवा देंगे, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और आधुनिक परमाणुवाद। अभी हमने पढ़ा था कि किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जो क्या रह सकता है भाई, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, वो आपका क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि अणु जो होता है वो परमाणु से मिलकर बनता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई N है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को जब आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, N2 बन जाएगा। तो N2 आपका क्या हो जाएगा, अणु हो गया। अरे हो गया ना अणु। आपसे ये बोला गया कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं और जो है ये जो अणु होता है, अणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन जो परमाणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अणु जो होता है वो परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है। ठीक है ना, तो बस अब ये हमारा टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया है।